MGT211 थीम नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटा-सा टाइमर लगाया ताकि मुझे भी टाइम का अंदाज़ा हो और हम 18 मिनट्स में इस थीम को कवर करें। कोशिश करेंगे 10 टू 15 मिनट्स में कवर अप कर लें। तो बेसिकली हम हैंडआउट से तैयारी कर रहे हैं, जो क्योंकि पेपर आपका सारा का सारा हैंडआउट्स में से ही आता है। विर्चुअल आपको घुमा-फिरा के ना आपको क्रिटिकल वे में आपको ना यहीं से एमसीक्यूज़ देता है कि एक लाइन को आगे-पीछे कर देगा, यहाँ वर्डिंग आगे-पीछे कर देगा और स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हों और अच्छे नंबर ना ले सकें। वैसे भी आपका उन्होंने वो चॉइसेस वगैरह वैसे खत्म करनी है और बच्चे आगे वैसे काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे MGT211 सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल वे में। हम यहाँ पर टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं हमें याद करने के लिए, पेपर कहाँ से आ सकता है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास थीम 7 में क्या टॉपिक है, बिज़नेस, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है? इसमें वो बात क्या कर रहा है बिज़नेस फाइनेंस की, पैसे का किरदार बिज़नेस के अंदर और फाइनेंशियल सिस्टम। इस वर्ड को आपने समझना है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, पैसे का निज़ाम, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर द रोल ऑफ फाइनेंस इज़ बिज़नेस। कारोबार के अंदर पैसे का क्या किरदार है? ये नहीं बात कर रहा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो कारोबार नहीं, पैसा नहीं तो वो नहीं, ये फलां-फलूं इस तरह की बकवास बातें, तो ये नहीं है। तो टाइमर शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि द रोल ऑफ फाइनेंस इन बिज़नेस। फाइनेंस सर्व एज़ अ लाइफ़ब्लोड ऑफ एनी बिज़नेस। कि जैसे हमारी अब ह्यूमन बॉडी है, तो जैसे कह लें कि फाइनेंस बिज़नेस की रूह है। जैसे इंसान ज़िंदा रहने के लिए खून का सर्कुलेशन ज़रूरी है ना इंसान के लिए, वैसे ही बिज़नेस चलाने के लिए पैसे का फ्लो ज़रूरी है। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, फ्लो ऑफ मनी, पैसे का जारी रहना, फ्लो ऑफ ब्लड। ह्यूमन बॉडी में फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाता है तो बंदा मर जाता है, वही बात है। तो फ्लो ऑफ मनी किसी भी कारोबार को सर्वाइव करने के लिए, बिज़नेस सर्वाइवल के लिए, बिज़नेस को स्केल करने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए फ्लो ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ये क्या कह रहा है कि फाइनेंस वो क्या करता है, इंश्योर करता है ऑपरेशनल कंटिन्यूटी। अब ऑपरेशनल कंटिन्यूटी क्या चीज होती है जनाब जी, किसी चीज का जारी रहना, ठीक है। अब ग्रोथ ग्रोथ उसमें बढ़ा उस कारोबार को बढ़ाने में मदद करता है फाइनेंस, उसकी ऑपरेशनल कंटिन्यूटी में मदद करता है। ये भी आपके एमसीक्यूज ही हैं। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक गोल अचीवमेंट, आपका कोई हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी कहते हैं हिकमत आपकी, कि आपके फ्यूचर के कुछ गोल्स हैं उनको अचीव करने में फाइनेंस मैनेजमेंट, फ्लो ऑफ मनी, फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं। अब की टेकअवेज देखें, 3 एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकते हैं। फाइनेंस को क्या कहते हैं जनाब जी, बिजनेस की लाइफब्लड कहते हैं। फाइनेंस के बिना क्या होता है, अच्छी प्रोडक्ट भी फेल हो जाती है। फाइनेंस का काम क्या है जनाब जी, अब हम आगे पढ़ेंगे। इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं आपकी इसकी बात कर रहा था कि इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, इफेक्टिव अच्छे तरीके की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या चीज लेके आती है, रेजिंग कैपिटल, कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। जो वीसीज़ होते हैं, वेंचर कैपिटल होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी आप कह लें या बड़े इन्वेस्टर्स कह लें, जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, उनको स्केल करने में, उनके बिज़नेस को इम्प्रूव करने में और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ्यूचर में जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वगैरह करके जो है ना, वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी रिकवर करते हैं, प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो आपको मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ, आगे जाके टॉपिक आएगा सारा, एक अलग से काफ़ी डिटेल टॉपिक है। तो हम यहाँ फिलहाल अपने लेक्चर कवर करते हैं जनाब जी, कंट्रोलिंग कॉस्ट, प्लानिंग बजट्स, ये चीजें हैं इसकी। तो अपनी एमसीक्यूज हैं, आपको वर्डिंग आगे पीछे करके रिव्यू देता है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जनाब जी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिव की वो क्या क्या चीजें लेके आती है आपके अंदर। वो रेजिंग कैपिटल है, आपको कंट्रोलिंग कॉस्ट है, प्लानिंग बजट्स में आपको मदद करती है और इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, हमारी कॉस्ट कितनी आएगी इस चीज के ऊपर, हमने बजट्स प्लान करने हैं, उन चीजों में इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको रोल प्ले करती है, आपका मदद करती है। इसके अलावा क्या है, फॉर इंस्टेंस। अब इंस्टेंस का वर्ड आपको सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया गया है। इंस्टेंट क्या है, एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अ लाहौर बेस्ड क्लॉथिंग ब्रांड। अब वो कह रहे हैं जनाब जी, मिसाल के तौर पर एक लाहौर में क्लॉथिंग ब्रांड है जनाब जी, वो उसकी वो क्या क्या जनाब जी करेगा, जनाब जी मशीन परचेज करेगा, स्विंग मशीन परचेज करेगा। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर है जनाब जी उसका, कि वो अखराजात हैं उसके जनाब जी, वो क्या क्या हैं कि वो सैलरीज पे कर रहा है एम्प्लॉयज को। और जनाब जी ईद आ रही है तो मार्केटिंग कैंपेन उसमें रन करनी है, रमजान आ रहा है मार्केटिंग कैंपेन रन करनी है, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए, स्केल करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल करने के लिए। तो ये जो वो चीज़ें कर रहा है, एक मिसाल दे रहा है, आपने कोई कारोबार शुरू दुकान शुरू की है किसी भी चीज़ की, तो आप जनाब जी क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे मैं सोशल मीडिया पर प्रेज़ेंस दिखाऊँ, मैं एड्स लगाऊँ, कैम्पेन्स लगाऊँ, वो बगैर पैसे के मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। पैसा होगा भी तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगी। तो अब यहाँ पर वही वो बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है जनाब जी, की रोल्स ऑफ फाइनेंस इंक्लूड सपोर्टिंग स्टार्टअप्स।
तो स्टार्टअप्स का जो वर्ड है ये आपने याद रखना है। स्टार्टअप्स और बिज़नेस में फ़र्क क्या होता है नॉर्मल बिज़नेस में। स्टार्टअप्स कह लें जनाब जी एक नया बंदा है, अब एआई टूल्स अब मिसाल के तौर पर ले लें डीप सीक है, चैट जीपीटी है, तो अपना व्हाट्सएप है, वो भी एक स्टार्टअप ही था। एक बंदे का आइडिया था कि ऐसा हो और मतलब लोग पिक्चर्स वगैरह शेयर करें, मैसेजिंग वगैरह करें। उसी स्टार्टअप्स में इतना उसमें पावर थी कि फ्यूचर में एक बड़ी वो एप्लीकेशन बनी। वो बनी कैसे? उसमें जनाब जी रेज़िंग कैपिटल, उसमें बड़े-बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट रेज़ की जनाब जी और वो एक स्टार्टअप की शेप ले गया स्टार्टिंग में और अब वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस है। क्रीम कार वगैरह मिसाल ले लें, अब और भी काफ़ी चीज़ें इसमें ले सकते हैं। अब मेंटेनिंग कैश फ्लो, इनेबलिंग एक्सपेंशन एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। वही बात है ना कि आपका स्टार्टअप अगर अच्छा है, आपका प्रोडक्ट आइडिया अच्छा है, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन लीड टू बिज़नेस फेलियर इवन विद अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आइडिया। प्रोडक्ट आइडिया का डायरेक्ट रिलेशन क्या है जनाब जी? स्टार्टअप से। इसका कोई आपके बिज़नेस से, आपके क्लॉथिंग ब्रांड से, किसी भी और चीज़ से रिलेशन बनता ही नहीं है। वो सिर्फ़ कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको मिक्सिंग कर दी कि एक ओवरव्यू टॉपिक का दे दी, यही समझ लें आप। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी ख़ास नहीं है, सिर्फ़ एमसीक्यू की टर्म्स हैं। सोर्सेज़ एंड यूजेस ऑफ फंड्स। वो कह रहा है कि जनाब जी पैसा आता कहाँ से और इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो अब ये हम देखते हैं कि बिज़नेस यूटिलाइज़ ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेनी है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है जनाब जी? और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कि आपका जो पैसा है वो लगता कहाँ पे है और उसकी मतलब 2 मेन कह लें उसकी ब्रांचेज़ हैं कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब स्टार्टअप्स हैं वो लॉन्ग सम इन्वेस्टमेंट उसमें जो करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है स्टार्टअप्स के अंदर भी। अब इसमें ये भी क्या है कि जनाब जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक मशीनरी और प्रॉपर्टी, आपकी मशीनरी परचेज कर रहे हैं 10 साल के लिए किसी से कर्ज लेके या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपका प्लान है ना। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें क्या आ जाते हैं जनाब जी? रिकरिंग कॉस्ट सच एज यूटिलिटी और वेजेस, ठीक है। अब जनाब जी लंबे वक्त की चीजें हैं, मशीन है, बिल्डिंग है, गाड़ियां वगैरह हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जनाब जी रोजाना खर्चा है, रेंट है, सैलरी वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ना वो चार सोर्सेज बता रहा है कि पैसे के, कि जनाब जी पैसे के चार सोर्सेज क्या है। अब हम उसको देखेंगे। सबसे पहला पैसे का सोर्स है, पैसा कहाँ से आता है? अब वो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग जनाब जी क्या चीज़ होती है? अपना हिस्सा बेचना। आपकी एक कंपनी है जनाब जी, आपने कंपनी बनाई फूड वाली, तो आप क्या कहते हैं जनाब जी, आप मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप उसमें एक टर्म आती है बूटस्ट्रैपिंग की। वो आप विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़ लें स्टार्टअप्स का, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी अगर आपकी ट्रांसलेशन करते हैं। अब जनाब जी सेलिंग ओनरशिप है, अपने आप शेयर सेल कर रहे हैं, स्टेक्स कर रहे हैं। पर्सनल सेविंग है आपकी, उसे बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं। अब वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल मैंने ऊपर बात की थी कि इदारा है, कंपनी टाइप कह लें या बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को आप कह लें वेंचर कैपिटल। अब इसका फ़ायदा क्या है? इक्विटी फाइनेंसिंग अगर अपना शेयर सेल करते हैं, तो किसी कंपनी को आप शेयर सेल कर रहे हैं जनाब जी, वो क्या करेगी? आपका आइडिया अच्छा, आपकी कंपनी अच्छी है, तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगी, आपका परचेज़ कर लेगी। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई आपको दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती। उसके नुकसान क्या होते हैं? डाइल्यूटेड कंट्रोल। डाइल्यूटेड कंट्रोल क्या होता है? कि जनाब जी आपका उस पे कंट्रोल कम हो जाता है। साइज़ ज़ाहिर-सी बात है, आपने कंपनी बनाई, उसके 20% शेयर का मालिक किसी और को बना दिया, उससे इन्वेस्टमेंट ले ली बदले में और आप 80% के शेयर, आप 100% कंपनी आपकी नहीं है। तो इक्विटी फाइनेंसिंग बेसिकली ये एक चीज़ है। अब उसके बाद होती है डेब्ट फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग क्या होती है? कर्ज़ा लेना, कर्ज़ा लेकर जनाब जी आप लोन्स लेते हैं और बॉन्ड्स रिपेयर विद इंटरेस्ट। अब बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स ये होता है कि सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कर्ज़े के, ठीक है? जो बैंक कंपनीज़ आपको देती हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं फाइनेंसिंग करते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग में। और इस पे आपके काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं जनाब जी। इक्विटी फाइनेंसिंग और डेब्ट फाइनेंसिंग में फर्क बताइए, इसमें कौन सी अच्छी है? अब जनाब जी लॉन्स और बॉन्ड्स रिपेड विद इंटरेस्ट, इसमें आपको क्या है कर्ज लेते हैं और आप उस पर सूद अदा करते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है जनाब जी? आपकी ओनरशिप तो रिटेन रहती है, लेकिन कौन इसमें क्या है कि लाइबिलिटी रिस्क है आपका, ठीक है। आप मतलब अपने बिजनेस के नुकसान के पूरे खुद ही जिम्मेदार होते हैं, ये इसमें लाइबिलिटी रिस्क है। तो इसके बाद आता है इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होता है कि जनाब जी आप खुद ही अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने किसी बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न किया, आपके बिज़नेस से आपने $1,00,000 प्रॉफिट अर्न किया, तो आप उसी प्रॉफिट को जनाब जी दोबारा इन्वेस्ट करें अपने बिज़नेस में। अब इसमें फ़ायदा क्या है जनाब जी? अब कर्ज़ा नहीं लेना पड़ता, आपको नो डेबिट। आपको एमसीक्यूज़ दे सकता है इंटरनल फाइनेंसिंग का प्रोस बताएँ, उसके फ़ायदे बताएँ। तो एमसीक्यूज़ में आपने नो डेब्ट का ऑप्शन चूज़ करना है। इसके अलावा इसमें कॉन्स क्या है कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी, मतलब आप ज़्यादा कारोबार को बढ़ा नहीं सकते। ज़ाहिर आप अकेले हैं बिल्कुल, तो आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते अपने कारोबार को। उसके बाद चौथा पॉइंट है, इसी हम पढ़ रहे हैं फंड्स आर सोर्सेड थ्रू, ठीक है। अब ग्रांट्स और सब्सिडीज़,
सब्सिडीज़ क्या होता है जनाब जी, जो ग्रांट्स वगैरह गवर्नमेंट आपको फंडिंग कर देती है, एनजीओज़ फंड कर देती हैं, जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं। इसमें क्या है नॉट नॉन रिपेएबल ये आपका एमसीक्यूज़ बनता है जनाब जी, ग्रांट सब्सिडी उसमें आता है नॉन रिपेएबल कि वो आप उसके ज़िम्मेदार नहीं होते, आपको पैसा मुफ्त का मिलता है किस्म का। इसके नुकसानात क्या हैं जनाब जी, इसमें कॉम्पिटिशन हाई है, कॉम्पिटिटिव है एंड डिस्ट्रक्टिव है। मतलब बहुत ही इसमें लिमिटेशन वगैरह हैं, आपको बहुत कम चांसेज़ होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑफरिंग मिलने के लिए। अच्छा, ये बातें यहाँ पर वैसे किसी आम बिज़नेस की नहीं हो रही कि आप यहाँ पे लोहे का ढाबा खोल लें, आप चाय का ढाबा खोल लें और आपको जनाब ये सब कुछ हो जाएगा। ये बेसिकली बात हो रही है स्टार्टअप्स की। ये वीयू को यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करना चाहिए जनाब, ये स्टार्टअप्स की बात हो रही है। उसके बाद ये वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी चाहिए जनाब जी, हम इसमें ये चीज़ें बता रहे हैं। सिर्फ डेब्ट फाइनेंसिंग कह लें, आप कारोबार में ले सकते हैं। तो बेसिकली छोटी-छोटी टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। आपका अगला सेक्शन है। इसमें क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है जो आप 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। इसमें जनाब जी कह रहा है कि आप इन्वेंटरी परचेज़ करते हैं, कैश फ्लो गैप्स हैं, कॉमन टूल्स इसमें क्या-क्या हैं। तो कॉमन टूल्स ही कह लें, ट्रेड क्रेडिट है। आपने जनाब जी अलीबाबा से 10 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है, तो आप जनाब जी कह लें कि अपने कारोबार के लिए अब मैं आपको 30 दिन के बाद पेमेंट कर दूँगा। सिंपल सी वो बात है। ये ट्रेड क्रेडिट में ये चीज़ आती है कि जनाब जनाब जी अपने आपका कोई कारोबार है, आपने 20-30 लाख का माल उठाना है, आप कहते हैं यार महीने बाद पेमेंट ले लेना, आधी पेमेंट बाद में ले लेना, तो ये होती है ट्रेड क्रेडिट। इसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट्स। बैंक से आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल लें, तो आपको उसको उतना ज़्यादा ही सूद देना पड़ता है। फ्लेक्सिबल है, तो लेकिन इसमें क्या हाई इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा सूद देना पड़ता है। इसके बाद आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? सेलिंग रिसीवेबल फॉर क्विक कैश एट अ डिस्काउंट। कि भाई जो आपको पैसे दे रहे हैं, उनकी जो इनवॉइसेज़ हैं आप डिस्काउंट पे बेच दो। तो ये थी बात शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, जो आप छोटे टर्म के लिए, छोटे लिमिटेड 1 साल से कम वक़्फ़े के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। इसके बाद आती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या है? जो आप 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हैं। अब ये लॉन्ग टाइम फाइनेंसिंग रेफर्स टू स्टार्टअप्स। ये भी आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है, जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए आप करते हैं मैनेजमेंट अपनी। इसमें जनाब ये कह रहे हैं जनाब जी, वही बात आ गई, बगैर आपको वीओ ने एक्सप्लेन की हैं चीज़ें बताएँ, आपको डायरेक्ट आईपीओ पे ले आए हैं जनाब जी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसे कहते हैं। कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये होता है, आपको छोटा-सा ओवरव्यू देता हूँ कि आपने एक कंपनी बनाई, आपका एक आइडिया था कि जनाब व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा, उसका आइडिया बहुत अच्छा था, आपका प्रोडक्ट आइडिया बहुत अच्छा था। कल को बड़े-बड़े इन्वेस्टर को पसंद आया, उन्होंने आपके साथ इन्वेस्ट कर दिया इन ज़्यादा रिस्क के ऊपर जनाब जी, कल को ये बूस्ट करेगा आइडिया और हमें फ़ायदा होगा। इसमें नए-नए टूल्स आ गए हैं जनाब जी, आपका ये आइडिया है, आपका ऑटोमेशन का ये आइडिया है, आप नई ऐप डेवलप कर रहे हैं, उसका ये आइडिया है। तो आपको मिल गई। लेकिन जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है आपके कारोबार में, आपके स्टार्टअप आइडिया में, उन्होंने कल को यहाँ पर प्रॉफिट भी तो लेना है। उसके लिए वो क्या करते हैं कि आपकी जो एक कंपनी बन जाती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड, इन शॉर्ट उसको आप पब्लिक लिमिटेड करते हैं। उसमें जनाब जी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं। मतलब पब्लिक में आप शेयर करते हैं। आपकी जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है, उसके शेयर लिस्ट होते हैं। आम बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन स्केलिंग के लिए वो कह रहा है कि बहुत ये सस्टेनेबल है, बट डाइल्यूट्स ओनरशिप। आपकी ओनरशिप कम होती रहती है जब आपका वो शेयर्स लोग परचेज़ करते रहते हैं, ये चीज़ है इन शॉर्ट इसमें। अब डिबेंचर बॉन्ड्स, वही बॉन्ड्स की बात आ गई जनाब जी, फिक्स्ड इंटरेस्ट है। अब इसमें ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जनाब जी आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। जी जनाब जी आपने अब हर महीने, हर साल आपने 10% ये फिक्स आपने सूद देना है, ठीक है? वो बात आ गई यहाँ पे सिंपल सी। अब इसके बाद वेंचर कैपिटल की बात आ गई, हाई ग्रोथ स्टार्टअप एक्सचेंज एक्विटी फॉर फंडिंग, ठीक है? वही आपको बात ना कन्फ्यूज़ करके लिखी हुई है, शायद एआई से लिखी हुई है इन्होंने छोटा-सा जनरेट करवा के, थोड़ा-सा एनहांस करके कि जो हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स कर रहे होते हैं जनाब जी, वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी इक्विटी मतलब अपनी जो उसमें मलकियत होती है उसको फंडिंग लेने के लिए जनाब जी वो उसमें बेच रहे होते हैं अपने ना, वही चीज़ वही बात कर रहे हैं ना, ये वाली, ये बात आपने याद रखनी है। इक्विटी फाइनेंसिंग में सेलिंग ओनरशिप, अपनी ओनरशिप सेल्स करती हैं जो स्टार्टअप्स होती हैं, वो स्टार्टअप आप लॉन्च कर सकते हैं, मैं लॉन्च कर सकता हूँ, ये वो बात कर रहा है। इसके बाद क्या है कि जनाब जी इसकी एग्जांपल दे रहा है कि आप टेक स्टार्टअप है। अब टेक स्टार्टअप माइट यूज़ वेंचर कैपिटल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी उन्होंने पूरा नहीं लिखा, ये भी आपको एमसीक्यूज़ दे सकते हैं कि जनाब जी टेक स्टार्टअप माइट यूज़ वेंचर कैपिटल फॉर व्हाट? आपने अब एमसीक्यू चूज़ करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि जनाब जी आपने जो टेक स्टार्टअप है, आपने जनाब जी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, उसकी रिसर्च करनी है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, आपको ज़ाहिर-सी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए। तो व्हाइल अ मैन्युफैक्चरर, अब उसके मुकाबले में एक मैन्युफैक्चरर है, एक बिज़नेस ओनर है, कुछ भी है, वो जनाब जी 10 साल के लिए कर्ज़ा ले रहा है अपनी फैक्ट्री की इक्विपमेंट पूरी करने के लिए। तो इसमें फ़र्क तो है ना टेक स्टार्टअप में और एक नॉर्मल बिज़नेस ओनर में फलां-फलूं। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मार्केट्स की बात आ गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सिक्योरिटी मार्केट्स क्या होती हैं? एक मार्केट प्लेस कह लें, फेसबुक की मार्केट प्लेस है, वहाँ पे जाके आप सोफे वगैरह लिस्ट कर रहे हैं सेल करने के लिए। ओएलएक्स मार्केट प्लेस है पाकिस्तान में, सेकंड हैंड आइटम्स के लिए। दराज मार्केट प्लेस है, बाकी मार्केट प्लेस है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट प्लेस इमेजिन क्या ये क्या बुला अब मैं आपको ईज़ी एक्सप्लेन करता हूँ सिक्योरिटीज़
मार्केट वो मार्केट है जहाँ शेयर्स और बॉन्ड्स की बाइंग सेलिंग होती है। पाकिस्तान में इसको पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जो कि कराची में है। अब एसईसीपी इसमें एक इदारा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इसको कंट्रोल करती है। तो इसमें वो कह रहा है कि प्राइमरी मार्केट है आपकी और एक इसके अंदर सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट वो क्या है जनाब जी, न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, मतलब अपन एक नया स्टार्टअप है पाकिस्तान में, उसका नाम वजूद नहीं, वैसे हमें भड़क मारी हुई उन्होंने। तो न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड है, आपको नया नया आपका स्टार्टअप है, उसमें आप जनाब जी आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं जनाब जी। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने आए हैं, वो पब्लिक सेलिंग कर रहे हैं जनाब जी, आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रहे हैं। इसमें एक सेकेंडरी आता है। अब मैं मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ, अब दही वाली दुकान है, एक बंदा दही बनाता है, दही सेल करता है, वो जनाब जी कह लें प्राइमरी मार्केट है उसकी। एक बंदा है वो दही बना रहा है, लेकिन एक दूसरी दुकान वाला दही वाला वो उससे परचेज कर रहा है, 20-30 किलो दही परचेज कर रहा है, लोगों को सेल कर रहा है, वो सेकेंडरी मार्केट है। मतलब आपस में वो लेन देन करने लगे हुए हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स वगैरह में ना, ये वो चीजें हैं। अब पाकिस्तान मार्केट में क्या है जनाब जी, रेगुलेटेड बाई, वही बात आ गई कि इसको कंट्रोल कर रहा है एससीसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। इसमें जनाब जी वो लिस्ट करते हैं, इक्विटीज लिस्ट करते हैं आपकी, वो ओनरशिप वगैरह, इसके अलावा बॉन्ड्स लिस्ट करते हैं, इसके अलावा ईटीएस वगैरह लिस्ट करते हैं, ये वो चीज बता रहा है। ठीक है, और इसमें चैलेंजेस वगैरह क्या है आपके, बहुत ही लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की जेबें खाली हैं, एंड इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है आपकी, मतलब कोई आपकी नहीं है मैनेजमेंट अच्छे तरीके से, वही चीज बता रहा है। इसमें क्या है कि जनाब जी, इन्वेस्टर्स मस्ट ओपन ब्रोकेज एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। सीडीसी स्टैंड फॉर एब्रीविएशन आपको काफी देंगे इसमें, वैसे सीडीसी की अभी क्या स्टैंड करता है उसके बारे में। अब जनाब जी ये कंपनी जो कि डिजिटल रिकॉर्ड रखती है इन सिंपल। अब जनाब ये ट्रेंड्स क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कौन कौन से ट्रेंड काम कर रहे हैं। टिकटॉक पे जनाब जी गाना ट्रेंडिंग पे चला गया, उसमें ये ट्रेंडिंग चला गया। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जो फॉर यू पे है, इसमें क्या क्या ट्रेंड है जनाब जी, वो ट्रेंड क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेंड है। अब इसमें एआई ड्रामा, जिन जिनको एआई कंट्रोल कर रहा है, एआई ड्रामन फोरकास्टिंग होती है, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन वगैरह है, एंड क्लाउड और अकाउंटिंग है, क्विक बुक्स हैं, वो चीज। इन शॉर्ट एआई से फ्यूचर प्रोडिक्ट करना, क्लाउड अकाउंटिंग वगैरह, ईएसजी इन्वेस्टिंग, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस पर फोकस करना, ग्रीन बॉन्ड्स कह लें कि जो माहौलियाती पसंद अनासर हैं उन पर फोकस करना। ईएसजी का आपको एमसीक्यू लाजमी दे सकता है पेपर के अंदर। इसके बाद है फिनटेच ग्रोथ। फिनटेच का मतलब क्या है, फाइनेंस टच, मतलब टच इन फाइनेंस, ये आपका एमसीक्यू दे सकता है। मतलब टच इन फाइनेंस, मोबाइल वॉलेट्स हैं, जैज कैश है, डिजिटल बैंक्स हैं, नया पे है, और ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में यहाँ पे बढ़ के मारेगा आप जनाब जी, पाकिस्तान ये है वो है फलां फलूं। तो अब यह इस्लामिक फाइनेंस आपको टॉपिक आगे देगा छोटा सा। शरिया कंप्लाइंट, ठीक है, टूल्स हैं जैसे कि शुकुक है, बॉन्ड्स हैं, अवॉइड इंटरेस्ट जो कि सूद से पाक है। अब यहाँ पर शरीय कंप्लाइंट का क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है जनाब जी, जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक बैंक हो वो चीजें। अब उसमें क्या क्या टूल्स हैं जनाब जी, शुगर बॉन्ड, वही चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ब्लॉक चेन एंड क्रिप्टो करेंसी की। अब ब्लॉक चेन और क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। अब ब्लॉक चेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, ये आपको एमसीक्यूज दे सकता है। ब्लॉक चेन क्या है जनाब, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। ये कौन सा लेजर है, ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। लेजर जनाब जी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है जिसमें किसी एक चीज का कंट्रोल नहीं होता। अब जनाब जी आपका एक कोई सिस्टम है, उससे एक बंदा मालिक है बैंकिंग सिस्टम का। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, उसका कोई मालिक नहीं होगा, हर बंदा ही उस चीज का मालिक होगा। ठीक है, वहां पर जो उसकी ओनरशिप है वो डिवाइड होती है, हर बंदे में वो ट्रांसपेरेंट होती है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है जनाब जी, ऐसा सिस्टम है जो सिक्योर है, टेम्पर प्रूफ है, अंडरपिनिंग क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन है जनाब जी इसके अंदर, जो मशहूर है। इसके पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में क्रिप्टो लैक्स लीगल टेंडर स्टेटस। पाकिस्तान में काफी अनसर्टेनिटी है गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन वगैरह की जनाब जी, कभी अलाउ हो जाती है, कभी बैन हो जाती है, फलां फलू वो जनाब जी। इससे होगा क्या, हम ये भी स्टडी करेंगे जनाब जी, ब्लॉक चेन पोटेंशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी किस में बता रहा है जनाब जी, सप्लाई चेन में। ठीक है, और इस तरह की और एग्जांपल्स हैं। अब जनाब जी इसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, कंसेप्ट क्या है इसका। ब्लॉकचेन जो है, इसके इंप्लीमेंट करने से सप्लाई चेन के अंदर वो ट्रैकिंग आसान कर देगा। यहाँ पर गुजरांवाला से चाइना में कोई चीज भेज रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हुई हैं, कैसे पैसा गया है, कौन कौन से सारे फैक्टर्स जो हैं आपको हर बंदे को विजिबल होंगे। उसकी कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकेगा, कोई भी उसमें ट्रैकिंग नहीं हो सकेगी। इसी तरह बैंकिंग में ये सिस्टम होगा आपके, बाकी सारे गवर्नमेंट के इदारों में सिस्टम अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए पाकिस्तान से, ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ये रिश्वत का, ये सूद का, ये सारी चीजें इस तरह वगैरह वगैरह की, ये जितने भी दोनों बरियां चल रही हैं, ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंट करने से जनाब जी ये हर चीज में काम करेगा। एग्जांपल सिर्फ सप्लाई चेन की दे रहे हैं यहाँ के अंदर। अब बाकी नेट पर रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। अब जनाब जी इस्लामिक फाइनेंस प्रिंसिपल्स बता रहा है, इस्लामिक में जो पैसे के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, अब इस्लामिक बैंकिंग में क्या है जनाब जी, आपका रिबा, आपका सूद, वो बिल्कुल कह लेंगे जायज नहीं है। अब इसके लिए क्या करते हैं, मुदारबा यूज किया जाता है। ठीक है, आपने ये टर्म याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज देगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटरेस्ट क्या प्रेफर किया जाता है, मुदारबा। मुदारबा जनाब जी क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। बैक्ड फाइनेंसिंग जनाब जी होता है, एसेट बैक फाइनेंसिंग होती है मुदारबा।
क्या होता है जी, बैंक और बिज़नेस जो है वो मिलकर बिज़नेस करते हैं। मिसाल के ऊपर जनाब जी मैं जाता हूँ मोब इस्लामिक बैंक निज़ाम के पास, मैं कहता हूँ मैंने ये कारोबार शुरू करना है, 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं, जो प्रॉफ़िट लॉस होगा आपस में हम बाँट लेंगे। ये चीज़ है मुदारबा। इसके बाद रिस्क शेयरिंग इसमें होती है ना, लेंडर एंड बोरो। लेंडर होता है जो कर्ज़ लेता है, बोरोवर को होता है जो कर्ज़ जो जिसने अदा करना होता है, ठीक है? अब आपस में शेयर प्रॉफ़िट्स करते हैं मुदारबा के अंदर। इसके बाद एथिकल कंप्लायंस, मतलब आपके जो इसमें अच्छी चीज़ है, जिसके लिए आप कह लो कि नॉन मुस्लिम भी इसमें अट्रैक्ट होते हैं इस सिस्टम के अंदर। तो इन शॉर्ट के एथिकल कंप्लायंस, आप हराम इंडस्ट्रीज हैं, अल्कोहल की इंडस्ट्री है, गैम्बलिंग, जुए वगैरह की, उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अब इस्लामिक बैंकिंग में आप जनाब जी कह लें कि मिज़ान बैंक की मिसाल दे रहा है, जो मुंह बोला इस्लामिक बैंक है, जो जनाब जी क्या कह रहा है, मजे की बात लिखी हुई है, ऑपरेट अंडर स्टेट बैंक रेगुलेशंस, और जो स्टेट बैंक इटसेल्फ ऑपरेट अंडर वर्ल्ड बैंक रेगुलेशन। जो वर्ल्ड बैंक सूदी इदारा है, सूद पे कारोबार करता है, उसके अंदर जब स्टेट बैंक कम कर रहा है, स्टेट बैंक जो खुद सूदी इदारा है, उसके अंदर जनाब जी मिज़ान बैंक इस्लामिक बैंक उसमें जनाब जी इंट्रोड्यूस करवा दी ब्रांच। साहब देखें इनका क्या लगाया हुआ है, वहां को चूना लगा रहे हैं। ऑफरिंग प्रोडक्ट्स लाइक इजारा अब और मुशारका। इसके बारे में एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, इजारा क्या है, मुशारका क्या है। इजारा क्या है कि मिज़ान बैंक आपको बोलता है जनाब जी आप हम आपको कार परचेज़ करके देते हैं, आप महीने के महीने किस्त देना, हम अपना प्रॉफ़िट मार्जिन रख के जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएँगी, मालिक आप उस चीज़ के बन जाएँगे। मुशारका क्या होता है जनाब जी, जॉइंट वेंचरशिप, आप मिलकर कारोबार करते हैं, वो चीज़ सिंपल सी। अब इसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, हमारी लैंग्वेज है जनाब जी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी वगैरह। अब बिज़नेस की क्या लैंग्वेज है, वो है अकाउंटिंग। ये आपको एमसीक्यू दे सकता है। अकाउंटिंग ट्रैक्स फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस थ्रू। अब अकाउंटिंग करता क्या है, आपकी जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, बैंक की स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी इसमें अंदर, बैंक की शीट्स होगी, बैलेंस शीट्स अब क्या करती है, इनकम स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, आपको एमसीक्यूज दे सकता है। अब जनाब जी बैलेंस शीट एक खास तारीख के ऊपर उस बिजनेस की क्या पोजीशन थी, कहाँ पर स्टैंड कर रहा था। इनकम स्टेटमेंट क्या है जनाब जी, कि एक पीरियड का परफॉर्मेंस, आपका एक महीने की क्या परफॉर्मेंस है, आपके एक साल की क्या परफॉर्मेंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है जनाब जी, कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, ये वो चीजें। अब इसमें टूल्स कौन से हैं जो अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो लोग जॉब कर रहे हैं जनाब जी, वो एसएपी टूल यूज होता है बड़े लेवल के लिए, और टैली यूज होता है वो छोटे लेवल के यूज होता है, ठीक है। बड़ी कॉर्पोरेशन है वो एसएपी यूज करती हैं, अब छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो जनाब टैली यूज कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वो इंश्योर करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, आपको फ्रॉड वगैरह से बचाता है, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ठीक है। इन चीजों में वो हेल्प करता है। तो टाइम हमारा वैसे भी एंड हो चुका है, तो वीडियो वैसे भी थोड़ा सा टॉपिक रह गया, बस ये दो चार लाइन रह गई हैं। अब इसमें क्या की टेकअवेज क्या है, फाइनेंस इनेबल डेली ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ थ्रू डाइवर्स फंडिंग सोर्सेज। ये आपको एमसीक्यू दे सकता है। इन शॉर्ट ये सारी बातें उसने वही लिखी जो वहाँ ऊपर पढ़ के आए हैं, आपने इनको एक बार रीड कर लेना है, आपके एमसीक्यू इसमें से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब डिस्कशन क्वेश्चन फोकस करते हैं जनाब जी। वो कह रहा है कंपेयर इक्विटी एंड डेब्ट फाइनेंसिंग, जो ऊपर मैंने बात की थी, जो आपको क्वेश्चन भी दे सकता है कि आप जी कंपेयर करें आपकी जो मलकियत आप देते हैं इक्विटी और डेब्ट फाइनेंसिंग में, फॉर अ टेच स्टार्टअप। टेच स्टार्टअप के लिए क्या बेहतर है, विच इज मोर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको पता है टेच स्टार्टअप के लिए जनाब जी वो इक्विटी ही बेहतर है कि अपने शेयर्स वो बेचे। उनका डेब्ट फाइनेंसिंग में उसको खुद से पैसा लगाना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, वो कर्ज अदा कैसे करेगा, सूद कैसे पे करेगा, उसके पास तो पैसा ही नहीं है इतना। तो इक्विटी जो है उसके लिए बेस्ट है टेच स्टार्टअप के लिए। अब क्या कह रहा है, हाउ माइट ब्लॉकचेन इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन पाकिस्तान सप्लाई चेन, आपको बात हो चुकी है कि वो कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता है, क्या हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है, क्या फायदा ले सकते हैं। वाई माइट इस्लामिक फाइनेंस अपील टू मतलब अपील टू नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर। अब इस्लामिक फाइनेंस जो है हम ऊपर पढ़ी है कि नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर को क्यों अच्छी लगती है जनाब जी, एथिकल फाइनेंसिंग की वजह से, ठीक है। उस वजह से इस टॉपिक की वजह से जो है जी नॉन मुस्लिम को अच्छी लगती है। तो ये हमारा ओवरव्यू टॉपिक था। तो अब वीडियो में आपको मैंने जितना हो सका आसानी से बताया है, कंसेप्चुअल बताया है। जितना हार्ड करके शॉर्ट करके वीडियो ने लिखा हुआ है, तो बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हुआ है आपका टॉपिक। कोई चीज क्लियर नहीं की हुई, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, बस जनाब जी हेडिंग दे दी है, बच्चे खुद ही ट्रांसलेशन करते फिर हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट थीम अपलोड करूंगा इसके बाद, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।